Hello everyone, I welcome you all to the second video of our revision series. In our last video, we have looked into post-modern era and all its important writers along with the most repeated questions जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. In this video, we are going to deal with modern era. अब अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट है एंड आपने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की है तो आपको ये पता होगा कि मॉडर्न एरा इज दैट सेक्शन ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर जिसमें से 70 प्लस से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड दिस सेक्शन which is the section of modern era becomes the most important and highly weighted section from our British literature. तो ये सेक्शन इतना ज्यादा लंबा है कि एक वीडियो में कवर करना तो इसको पॉसिबल नहीं है. हेंस आई विल बी ब्रिंगिंग 3 consecutive videos from your modern era जिसमें हम लोग नॉवेलिस्ट, पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट के सेक्शन को अलग अलग डील करेंगे एंड हर सेक्शन के अंदर हम लोग उसके इंपॉर्टेंट राइटर्स, इंपॉर्टेंट पोएट्स और उसके इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस को देखेंगे. तो आपके रिवीजन के फेज में एक ऐसा वीडियो मिलना जहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस अलोंग विद ऑल रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपकी तैयारी एक बहुत अच्छे लेवल पे चली जाती है. सो इन दैट नोट, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. नाउ बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट हम लोग को डिफरेंट एजेस की क्रोनोलॉजी एंड इंटरलिंकिंग करना बहुत जरूरी होता है. और यू ऑलरेडी नो कि पोस्ट मॉडर्न एरा से पहले आया हमारा मॉडर्न एज एंड मॉडर्न एज से पहले आया विक्टोरियन एज. तो जब एजेस चेंज होती हैं तो सिर्फ टाइमलाइन या डेट नहीं चेंज होती है, पूरा पूरा उनका इफेक्ट या फील ही चेंज हो जाता है. मॉडर्न एज हमारा विक्टोरियन एज के ट्रेडिशंस, बिलीव्स, राइटिंग स्टाइल सबको रिजेक्ट करता है और अपना एक नया स्टाइल लेके आता है जिसके अंदर आपको साइंटिफिक बिलीव्स देखने को मिलते हैं, लॉजिकल थिंकिंग देखने को मिलती है और वॉर के बाद आने वाले आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में राइटर्स लिखते हैं. मॉडर्न एज के राइटर्स राजा महाराजा के जमाने में या कोई लॉफ्टी स्टाइल में नहीं लिखते हैं, वो एक नॉर्मल या ऑर्डिनरी कैरेक्टर को उठाते हैं और उसकी लाइफ में चलने वाली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स और ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं और हमारे सामने लेकर आते हैं. कम लेट अस सी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर मॉडर्न एज एज वी हैव ऑलरेडी लुक्ड इनटू द पोस्ट मॉडर्न एज जहां पे हम लोग ने मॉडर्न एज के बाद आने वाले डिसइल्यूशमेंट को, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन को कैरेक्टर्स के अंदर देखा है. हमको मॉडर्न एज में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है जहां पे आपके जो राइटर्स हैं या फिर आपके जो मेन कैरेक्टर हैं वो एंजाइटी शो करते हैं एंड ग्रोइंग इंटरेस्ट इन पुअर क्लास एंड वर्किंग क्लास सोसाइटी. क्योंकि हमारे विक्टोरियन एरा में आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद जितनी भी सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल क्रिएट हो गया जिसकी वजह से दो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हो गए, इलाइट कल्चर एंड आपका वर्किंग क्लास सोसाइटी. इन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, जो एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन है एंड डेली लाइफ की आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको डील किया है हमारे मॉडर्न राइटर्स ने. सो वील स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ. बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सी द इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट ऑफ दिस एज. आपको ये सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे और इन सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स के ऑल इंपॉर्टेंट वर्क्स को एक बार हम लोग जरूर टच करने वाले हैं. सो यू हैव टू कंटिन्यू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो. वील स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज Who is the author of the essay Lear, Tolstoy and the Fool? अब हमारा ये जो essay है वो जॉर्ज ऑरवेल का essay है. जॉर्ज ऑरवेल who is a major writer of our modern age. इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है इनके essay में से. ये सीरीज लेकर आने का मेरा एक यही एम था दैट यू हैव टू सी फॉर योरसेल्फ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. जो इंपॉर्टेंट राइटर्स है हमेशा ऐसा नहीं होता है कि उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं. उनके कुछ इंपॉर्टेंट एसेज, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉमेडीज, शॉर्ट इंटरल्यूड्स में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो लेट्स टेक अ लुक. नाउ लियर, टॉल्स्टॉय एंड द फूल ये आपके जॉर्ज ऑरवेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसे है जिसके अंदर इन्होंने शेक्सपियर के टुवर्ड्स की गए क्रिटिकल कमेंट्स बाय लियो टॉल्स्टॉय को डिफेंड किया है. लियो टॉल्स्टॉय अगेन आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड माने हुए राइटर हैं. उनकी आइडियोलॉजीज लाइफ एंड प्ले राइट्स को लेके कुछ डिफरेंट है एंड हेंस उन्होंने शेक्सपियर के इन जनरल और किंग लियर इन पर्टिकुलर के ऊपर कुछ क्रिटिकल कमेंट्स पास किए थे जो नहीं मैच करते थे उनकी आइडियोलॉजी से. तो शेक्सपियर को और उनके किंग लियर को डिफेंड करते हैं हमारे जॉर्ज ऑरवेल इस एसे के थ्रू जिसका नाम है लियर, टॉल्स्टॉय एंड द फूल. इस एसे के अंदर आपके जॉर्ज ऑरवेल ने
किंग लियर की लाइफ को कनेक्ट किया है लियो टॉल्स्टॉय की लाइफ से और एक तरीके से मॉकरी क्रिएट की है, जिसके वजह से लियो टॉल्स्टॉय को एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिल जाता है कि उनकी आइडियोलॉजी अलग है और शेक्सपियर की आइडियोलॉजी अलग थी। उसको किसी भी तरीके से बुरा या गलत कहने का इनका कोई अधिकार नहीं बनता है। इतना ही आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, द नेम एंड द बेसिक डिटेल्स ऑफ दिस एसे एंड व्हेन इट वाज पब्लिश्ड। इट वाज पब्लिश्ड इन पोलेमिक नंबर 7 इन मार्च 1947। ये एक क्रिटिकल एसे है ऑन शेक्सपियर, जो कि लियो टॉल्स्टॉय ने शेक्सपियर के टुवर्ड्स लिखा था, उनके किंग लियर को अटैक करते हुए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। हम लोग थोड़ा सा जॉर्ज ऑरवेल, जो कि इतने इंपॉर्टेंट राइटर है, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। जॉर्ज ऑरवेल जो हम लोग नाम जानते हैं, ये इनका स्यूडोनेम इन्होंने अज्यूम किया था। इनका जो एक्चुअल नेम है एरिक अर्थर ब्लेयर इनका नेम है। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स आपके सामने है, विच इज एनिमल फार्म 1984, जो कि एक डिस्टोपियन नॉवल थी। कीपिंग द एस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग, होममेड्स टू कैटलोनिया, ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। नाउ जॉर्ज ऑरवेल एक इतने बड़े राइटर थे कि उनको टाइम्स मैगजीन में अमंगस्ट 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स आफ्टर 1945 में सेकंड इनको पोजीशन मिलती है। सो यू कैन योरसेल्फ इमेजिन कि ये कितने इंपॉर्टेंट राइटर हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम जॉर्ज ऑरवेल्स एसे। तो आप अप्रोच आप समझ पा रहे होंगे, आपको इंटरनेट पे सिर्फ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स दिखेंगे कि लोग आके बता के जा रहे हैं, बट एक्चुअल में आप देखिए कि क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। Which of the following works is reviewed in George Orwell's essay Inside the Whale? अब Inside the Whale इनका एक सिंगल essay है, जो कि आता है इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक Inside the Whale and Other Essays, जिसके अंदर आपको बहुत सारे वर्क्स मिल जाते हैं। सिंपल सी चीज पूछी है कि अपने इस essay के अंदर इन सारे वर्क्स में से कौन सा ऐसा वर्क है जिसको रिव्यू किया है। इन्होंने रिव्यू किया है हेनरी मिलर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। हेनरी मिलर हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर है, जिसके वर्क ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को इन्होंने अपने इस एसे इनसाइड द वेल के अंदर रिव्यू किया है। रिव्यू के थ्रू इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में आने वाले चेंजेस फ्रॉम 1920s टू 1930s के बारे में थोड़ी सी बात की है। ये ऐसे आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनसाइड द वेल एंड अदर एसेज जो बुक है, ये इसका पार्ट है। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू नीड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। Then coming on to the next question, in politics and English language, which two of the following tricks are mentioned by George Orwell as bad habits of English use? आप देख पा रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली 3 हम लोग ने क्वेश्चंस देखे और तीनों क्वेश्चंस जॉर्ज ऑरवेल के एसेज में से आए हैं। अभी तक कोई भी क्वेश्चन उनके मेजर वर्क से नहीं आया है। तो आप एनटीए की प्लीज अप्रोच को समझने की कोशिश करिए और सिर्फ पुराने राइटर्स और पुराने वर्क्स को सिर्फ पढ़ के अपने वक्त को जाया मत करिए, क्योंकि आपको अप्रोच समझनी पड़ेगी कि नया क्वेश्चन, नया पेपर आपसे क्या डिमांड कर रहा है। ये जॉर्ज ऑरवेल का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसे है, जिसके अंदर इन्होंने पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यूज हुए 5 गलत हैबिट्स के बारे में बात की है। अब ये 5 गलत हैबिट्स तो आपको कोई भी नहीं बताएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उन 5 हैबिट्स में से कौन सी 2 हैबिट्स हैं जिसको उन्होंने गलत माना है। तो आपका आंसर है प्रिटेंशियस डिक्शन एंड डाइंग मेटाफर्स। हम लोग थोड़ा सा इनके इस एसे के बारे में देखते हैं। इस एसे के अंदर पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, जॉर्ज ऑरवेल ने इंग्लिश लैंग्वेज के गलत इस्तेमाल को बताया है बाय द पॉलिटिकल लीडर्स। उस टाइम पे जो टाइम चल रहा था टोटलिटरिज्म का, जहां पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा था कि पॉलिटिकल राइडर्स अपनी थिंकिंग और अपनी आइडियोलॉजीज को लोगों के ऊपर फोर्सफुली थोप रहे थे। तो उसके इफेक्ट में इन्होंने बताया है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो इंग्लिश लैंग्वेज का कैसे अगली एंड इनएक्यूरेट यूज करके ऑडियंस या फिर सिटीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने एजेंडा या फिर प्रोपेगेंडा को लोगों के सामने इंग्लिश के ल्योरिंग वर्ड्स का यूज करके उनको उनके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। तो इन्होंने इस एसे के थ्रू बताया है कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो हमारे देश या हमारी संस्कृति या हमारे कल्चर के बेटरमेंट के लिए होनी चाहिए, ना कि उसका यूज करके लोगों को भड़काने के लिए या फिर उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो इस एसे के थ्रू इन्होंने 5 डिफेक्ट्स बताए हैं विच आर मेंशन्ड इन द एसे।
सबसे पहला बताया है डाइंग मेटाफर्स। डाइंग मेटाफर्स, मेटाफर आपको पता है कि किसी भी दो चीजों के बीच में एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन करने को मेटाफर कहते हैं। तो आपने अक्सर आज हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस को भी देखा होगा कि ऐसा कंपैरिजन करना जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट है। अब जो पढ़ी लिखी जनता नहीं होती है, इन बड़ी चढ़ी बातें और जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को यूज करता हुआ किसी को सुनती है तो समझती है कि हाँ भाई ये तो बहुत ही समझदार इंसान है और ये बात सही बोल रहा होगा। एग्जैक्टली द सेम थिंग यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल भी बात करते हैं कि लैंग्वेज के कैसे मेटाफोरिकल, कॉम्प्लेक्स एंड आपके इन्फ्लुएंशियल वर्ड्स को यूज करके इन पॉलिटिशियंस ने हमारी जनता को किस तरीके से मूर्ख बनाया है। एंड इन बैड हैबिट्स को वो कहते हैं कि पॉलिटिशियंस को यूज नहीं करना चाहिए। द बैड हैबिट्स आर डाइंग मेटाफोर्स, वर्बल फॉल्स लिम्स, मतलब यूज ऑफ अननेसेसरी डिफिकल्ट वर्ड्स, प्रिटेंशियस डिक्शन, ऐसे कॉम्प्लेक्स लैटिन एंड फ्रेंच वर्ड्स का यूज करना जो बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड लगते हैं लेकिन जिनका आपकी लैंग्वेज में कोई मतलब नहीं बनता है यूज करने का। ओके, देन मीनिंगलेस वर्ड्स का यूज किया गया है। पॉलिटिकल, ऐसे जो रणनीति वाली लैंग्वेज होती है उसका यूज किया गया है। आप आज की डेट में भी इस चीज को देखते होगे, चाहे आप यूट्यूब पे देखेंगे कि ऐसे भी कुछ टीचर्स हैं जो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज करके आपको ल्योर करने की कोशिश करते हैं और आपको टॉपिक से भटकाने की कोशिश करते हैं। आपको अगर जनता तक रीच करना है तो उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स कॉमन लैंग्वेज में भी डील की जा सकती हैं। बस इतना आपके जॉर्ज ऑरवेल ने इस एसे के थ्रू बताया है। Moving forward, we have another question. Examples of poetic compounding are found in the work of which two of the modernist writers? अब हमारे दो modernist writers के नेम दिए हुए हैं और पूछा गया है कि जो poetic compounding का concept है किसके वर्क्स में मिलता है। नाउ हमारे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से भी आते हैं, सिर्फ वर्क्स एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो राइटर्स होते हैं उनके जो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड जो क्रिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपके ये जो क्वेश्चन है पोएटिक कंपाउंडिंग, जो एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे आप दो किसी अलग वर्ड्स को लेके अगर एक साथ जोड़ देते हो तो उसको बोलते हैं, जिससे नया वर्ड बन जाता है उसको कहते हैं हम लोग पोएटिक कंपाउंडिंग। ये आपका यूज किया है जेम्स जॉयस ने और जेराल्ड मैनली हॉपकिंस ने। जेराल्ड मैनली हॉपकिंस तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि स्प्रंग रिदम का इन्होंने यूज किया है, कर्टल सोनेट का इन्होंने यूज किया है, तो वो लिटरेरी फील्ड में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन अपना दे चुके हैं। एंड पोएटिक कंपाउंडिंग जो कि एक टर्म है, I have written this for you, which is the combining of two different words to form a new word is known as your poetic compounding. हॉपकिंस ने कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनस्केप, इन स्ट्रेस, ये इनके फेमस वर्ड हैं। देन रोज फ्लेक, विंड वॉक्स, दो वर्ड्स को ऐड करके जब एक नया वर्ड आपका बन जा रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग पोएटिक कंपाउंडिंग। यहाँ पे जेम्स जॉयस के वर्ड्स दिए हुए हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, आप जाके इसको फ्री में अवेल कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स के वर्क्स आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी विल सी समथिंग अबाउट जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस आपके एक आयरिश नॉवेलिस्ट थे। ये फेमस है अवांत-गार्ड मूवमेंट चलाने के लिए। अवांत-गार्ड का मतलब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय लिटरेरी डिवाइस सीरीज में कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो अपने टाइम से आगे होता है, नया इनोवेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में या फिर लिटरेचर की फील्ड में जो भी इंसान या आर्टिस्ट लेके आता है उसको हम लोग कहते हैं एक अवांत-गार्ड आर्टिस्ट और अवांत-गार्ड मूवमेंट। हमारे जो जेम्स जॉयस हैं इनका फेमस वर्क है यूलिसिस, इनका फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है डबलाइनर्स, इनका मोस्ट फेमस वर्क है अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, जो कि एक कुंसले रोमन नॉवल है। कुंसले रोमन नॉवल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन वन ऑफ माय शॉर्ट। एक ऐसी नॉवल होती है जो एक राइटर के यंग एज के बारे में और उसके आर्टिस्ट बनने की जो जर्नी में वो फाइंड करता है और जो भी उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर आपको मिलते हैं। देन इनका एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसको कहते हैं फिनिगन्स वेक। ओके, आई होप कि इस क्वेश्चंस को देखते देखते आपके माइंड में आपके सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स के जो वर्क है उनकी एक इमेज बनती जा रही होगी और आपको सब न्यू टॉपिक्स या ओल्ड टॉपिक्स ब्रश अप होते जा रहे होंगे। Our next question is from yet another important writer of modern age, Virginia Woolf. Virginia Woolf's Orlando opens in 1588 and Orlando, a 16-year-old boy, writes a poem called
अब ये वर्क आप तभी इसके बारे में बता सकते हैं, ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अगर आपको इस वर्क के बारे में बेसिक डिटेल्स हैं तो आपको ये आंसर पता होगा कि वो जो 16-year-old बॉय है इज राइटिंग अ पोयम ऑन द ओक ट्री। थोड़ा सा हम लोग ऑरलैंडो और वर्जीनिया वुल्फ के बारे में देखेंगे। वर्जीनिया वुल्फ के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। शी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट लिटरेरी फिगर्स ऑफ 19th सेंचुरी। ये एक प्रोलिफिक नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट है। ये फेमस है अपनी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक शो करने के लिए। अपने राइटर को इस तरीके से या अपने कैरेक्टर को इस तरीके से ये दिखाती हैं कि हम लोग को उस कैरेक्टर के माइंड एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस एंड फीलिंग्स एंड थॉट्स, एक एक चीज हम लोग को उस कैरेक्टर के बिहेवियर से और उसके एक्शन से देखने को मिलती है। इट शी शोज अ वेरी ब्यूटिफुल पोर्ट्रेयल ऑफ हर ईच एंड एवरी कैरेक्टर। Her most famous works are Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, The Voyage Out, Jacob's Room, Orlando and the Waves. Okay? हम लोग ऑर्लैंडो के बारे में देखेंगे। इनकी जो लवर थी वीटा सैकविले वेस्ट, ये जो वर्क है ये उनके एंसेस्ट्री विच इज द थॉमस सैकविले का जो घर था और इनकी एंसेस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात की गई है। यू कैन सी द नॉवल पेज होमेज टू द फैमिली ऑफ वुल्फ्स फ्रेंड वीटा सैकविले वेस्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ हर एंसेस्टर थॉमस सैकविले टू द फैमिलीज कंट्री एस्टेट नोल। अब ये जो आपकी स्टोरी है एक राइटर या फिर एक ऐसे ऑथर की स्टोरी है जिसका सेक्स चेंज हो चुका है फ्रॉम मैन टू वुमेन, एंड ओवर द इयर्स वो किस तरीके से मेजर लिटरेरी फिगर से मिलती है इस पूरी कहानी में दिखाया गया है। तो आपको एक बेसिक डिटेल या सेटिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी सेटिंग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज, इन मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन वर्जीनिया वुल्फ, आगे कुछ होगा यहाँ पे विच इज मिसिंग। ओके, वर्जीनिया वुल्फ एनालाइजेस द स्टेट ऑफ मॉडर्न फिक्शन बाय कॉन्ट्रास्टिंग टू जनरेशन ऑफ द राइटर्स। मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन वर्जीनिया वुल्फ का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। आप अगेन इस चीज को नोटिस कर रहे होंगे कि मेजर वर्क से इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे जितने उनके एसेज एंड क्रिटिकल वर्क से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है वर्जीनिया वुल्फ का, जिसके अंदर इन्होंने आर्नल्ड बेनेट, जो आपके एक और इंपॉर्टेंट राइटर हैं, उन्होंने अटैक किया था ऑन मॉडर्निस्ट राइटर्स कि वो रियलिज्म के नाम पे कुछ भी लिखते हैं, ऐसे रियलिस्टिक वर्क्स हमारे सामने लेके आ रहे हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं और फेक हैं। तो आपकी वर्जीनिया वुल्फ ने, जैसा कि आंसर में लिखा था, कि इस एस्से के अंदर दो जनरेशन के राइटर्स को इन्होंने एड्रेस किया है। अब सिर्फ आंसर देख के आपको आगे नहीं बढ़ जाना है, आपको फाइंड करना चाहिए कि वो कौन सी दो जनरेशन हैं जिसके बारे में बात की है, बिकॉज यू नेवर नो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे उन जनरेशन के नाम के बारे में पूछ लिया जाए। तो दो जनरेशन थी, एडवर्डियंस एंड द जॉर्जियंस। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एडवर्डियंस आर नोन बाय द नेम ऑफ विक्टोरियंस एंड आपके जॉर्जियंस आर द नोन बाय द नेम ऑफ रोमांटिक्स। ओके, तो इन दोनों जनरेशन के राइटर्स को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करते हुए इन्होंने मिस्टर बेनेट विच इज आर्नोल्ड बेनेट को एक आंसर दिया है। किसके थ्रू? एक लेडी के थ्रू जो एक ट्रेन जर्नी में जा रही है मिसेस ब्राउन के पर्सपेक्टिव से। So if you want, you can go on and read something about this essay, because this essay is indeed very important. अगर नहीं देखना चाहते हैं तो इतना भी आपके लिए important है। Which of the following lines by Shakespeare is repeated several times in Virginia Woolf's novel Mrs. Dalloway? Mrs. Dalloway वर्जीनिया वुल्फ का एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है। नाउ इस नॉवल के अंदर बार बार शेक्सपियर की एक नॉवल से, एक प्ले से लाइंस उठाई गई हैं। ये क्वेश्चन ना सिर्फ नेट में पूछा गया है बट बहुत सारे इंग्लिश के पेपर्स हैं गेट के एग्जाम में या फिर और डिफरेंट एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को रिपीटेडली पूछा गया है। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉट द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस। ये सिम्बलिन जो उनका प्ले है इसमें से इसको उठाया गया है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। मिसेस डैलोवे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है जिसका वर्किंग टाइटल पहले बोला गया था कि आपका द आर्स था। ये लाइफ देखता है हमारे मेन कैरेक्टर क्लैरिसा डैलोवे की, जो एक पार्टी थ्रो कर रही हैं इवनिंग में कुछ लोगों के लिए। इवनिंग में कुछ लोग आने वाले हैं, बट मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की इनकी जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इनके थॉट्स, इनके पुराने दोस्त को मिलना,
कुछ इंसिडेंट्स जो बीच में दे कम अगेन, दे कम फ्रॉथ, आपको दिखता है कि आप प्रेजेंट में तो हैं लेकिन इनके थॉट्स की वजह से आप पास्ट में भी चले जाते हैं, देन आप फ्यूचर भी देखते हैं। तो इसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, जहां पे राइटर के माइंड के अकॉर्डिंग हम लोग को सारी पिक्चर दिखाई देने लगती है। इस नॉवेल के थ्रू हम लोग को बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। ओके, नाउ मॉडर्न एरा से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आप अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप थक जाएंगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। मॉडर्न एज में what my analysis says कि I did not saw in-depth question from the works, from the characters, but the important name of all the important writers। तो नेम और उनके कैरेक्टर्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कैरेक्टर्स और नॉवल। विंस्टन स्मिथ, पॉल मॉरल, विस्की प्रीस्ट, लियोपर्ड ब्लूम एंड पॉल पेनीफेदर, ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स के जो मेजर मेजर काम है उनमें से। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप मॉडर्न एज के राइटर्स के इंपॉर्टेंट नेम्स भी अगर लर्न कर लेते हो, उनकी थोड़ी सी सेटिंग एंड कैरेक्टर्स भी लर्न कर लेते हो, तो मॉडर्न एज का जो सेक्शन है आपसे क्रैक हो जाएगा। लेट्स सी, विंस्टन स्मिथ हमारे जॉर्ज ऑरवेल की डिस्टोपियन नॉवल 1984 का एक कैरेक्टर है। देन हमारा पॉल मॉरल, डीएच लॉरेंस जो फेमस है कंट्रोवर्शियल नॉवेल्स लिखने के लिए, सन्स एंड लवर्स में से इनका ये एक कैरेक्टर है। देन विस्की प्रीस्ट हमारा ग्राहम ग्रीन की नॉवल से आता है। लियोपर्ड ब्लूम आप सबको पता है जेम्स जॉयस की यूलिसिस में से आता है। पॉल पेनीफादर आपके इवलिन वॉन, ये इतने इंपॉर्टेंट राइटर नहीं है, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता है, बाकी सारे राइटर्स एंड कैरेक्टर्स के बारे में पता है, तो आप मैच करके इस आंसर को कर ले जाएंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी विल सी अनदर क्वेश्चन। ड्यूरिंग द राज, the British viewed their rule in terms of thankless duty to uplift the downtrodden and inculcate order into Oriental minds. The mission to civilize the silent, sullen peoples of the East was a burden imposed upon them by destiny. थोड़ा सा हम लोग को एक हिंट यहाँ पे मिल गई है। ये वर्क है आपके रुडयार्ड किपलिंग, द वाइट मैन्स बर्डन का। रुडयार्ड किपलिंग हमारी इंग्लिश की हिस्ट्री में एक ऐसे राइटर होते हैं जो कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करते हैं। ये इस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है कि इन्होंने ब्रिटिशर्स के और कॉलोनियल के रूल को जस्टिफाई किया है, ये बताते हुए कि वाइट मैन या जो अमेरिकन पीपल हैं उनके ऊपर बर्डन था हम जैसे इंफीरियर और अनपढ़ लोगों को पढ़ाने लिखाने का और स्टेटस जिनका बदलने का। तो ये इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि उन्होंने कॉलोनीज बनाई, हम लोग पे शासन किया, तो इसमें क्या गलत किया? उन्होंने इंडिया का नक्शा बदला, हम जैसे गरीब और इलिटरेट पीपल को इन्होंने एजुकेट किया। ये हमारे रुडयार्ड किपलिंग का थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, रुडयार्ड किपलिंग वॉज एन इंग्लिश poet, short story writer and novelist, chiefly remembered for celebration of British imperialism tales। ये सेलिब्रेट करते हैं ब्रिटिशर्स का imperialism टेक्निक जो उन्होंने हम लोग के ऊपर की है। He has also received 1907 Nobel Prize for Literature। कभी कभी नोबल प्राइज वाला एक क्वेश्चन आ जाता है, सारे नोबल प्राइज वाले राइटर्स को प्लेस किया जाता है और उनकी डेट्स पूछी जाती हैं। इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जंगल बुक, जस्ट सो स्टोरीज, किम is very important, the man who would be king, and the white man's burden। okay, white man's burden as we have already seen कि किपलिंग जहां पर encourage करते हैं अमेरिकन annexation and colonization of the Philippine island। इनकी most of the works की जो थीम होती है वो ऐसी ही होती है, और white man's burden में तो इन्होंने at length बात की है और येट अगेन इन्होंने जस्टिफाई किया है कि किस तरीके से व्हाइट मैन के ऊपर बर्डन होता है दूसरी सिविलाइजेशन को एजुकेट एंड अपलिफ्ट करने का। ओके, देन हु नरेट्स हार्ट ऑफ डार्कनेस? सबको पता है हार्ट ऑफ डार्कनेस हमारे जोसेफ कॉनराड का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि नरेट किसने किया है। इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि उनको ये फील होता है इस आपकी नॉवल में दो नरेटर है, एक अननेम्ड नरेटर है, अनोनिमस नरेटर जो चार्ल्स मार्लो की कहानी सुन रहा है। तो चार्ल्स मार्लो भी एक तरीके से नरेटर इस आपकी
नॉवल का बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चार्ल्स मार्लो कहानी सिर्फ 4 लोगों को बता रहे हैं एंड उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो अननेम्ड नरेटर ने ये कहानी सुनी है और बताई है हम लोग को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसका आंसर बन जाता है अननेम्ड नरेटर। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका बुक है वो डील करता है वॉयज ऑफ द कॉन्गो रिवर इनटू द कॉन्गो फ्री स्टेट ऑफ अमेरिका, और वहां पे जो भी हॉरिफिक चीजें होती हैं, पूरी कहानी चार्ल्स मार्लो जो ये कैरेक्टर है ये बताते हैं। ओके, जोसेफ कॉनराड यू ऑलरेडी नो कि मॉडर्न राइटर है हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये फेमस है एंटी हीरो कैरेक्टर्स दिखाने के लिए। ये कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स नहीं दिखाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी हीरोइक क्वालिटीज होती हैं। इनकी जो कहानियां होती हैं वो बहुत ही प्रोज स्टाइल की होती हैं। Most of his important works are Almayer's Folly and Outcast of the Islands, The Nigger of the Narcissus, Heart of Darkness, Lord Jim बहुत important है, The Inheritors, टाइफून एंड नोस्ट्रोमो। मोस्ट ऑफ जो इनके जो वर्क्स हैं उनके नेम्स ही पूछे जाते हैं एंड सेटिंग्स पूछी जाती हैं। ओके, Which of the Joseph Conrad's novel expresses the contrast between solidarity of shipboard? अब शिप का जैसे ही नाम आएगा आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा कि ये हार्ट ऑफ डार्कनेस है या फिर इनका कोई और वर्क है। शिपबोर्ड लाइफ एंड द प्रोफाउंड अंडरलाइनिंग लोनलीनेस ऑफ एक्जिस्टिंग दस, आगे जो भी लोनलीनेस के बारे में बताया गया है। इनका ये जो वर्क था ये है लॉर्ड जिम, ये यहाँ पे मार्क नहीं है बट इनका ये वर्क है लॉर्ड जिम। हार्ट ऑफ डार्कनेस में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो शिपरेक से अपने लोगों से अलग हो गया था, बट ये अबैंडनमेंट की कहानी है जहाँ पे आपका एक जो पैसेंजर होता है नेम्ड जिम, वो शिपरेक के बाद अलग हो जाता है अपने लोगों से और उसके बाद के उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको इस नॉवल के अंदर मिल जाएंगे। Then we have which arrangement of D.H. Lawrence novel is the correct chronological sequence? आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका मॉडर्न एरा है उसमें से ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्रोनोलॉजी आ रही है, कैरेक्टर्स आ रहे हैं, सेटिंग आ रही है। लेकिन हम लोगों ने पोस्ट मॉडर्न एज में देखा था कि कैरेक्टर के डायलॉग्स में से क्वेश्चंस पूछे गए थे और बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जब आप क्वेश्चंस को देखते हो आपको यही अप्रोच समझने की जरूरत होती है कि जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनको हम लोग को किस तरीके से डील करना है। ओके, तो आपका यहाँ पे क्रोनोलॉजी दी हुई है। डीएच लॉरेंस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि एक ऐसे राइटर हैं जो कि अपने ऑब्सीन एंड सेक्सुअल वर्क को लिखने के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गए थे। लेडी चैटलीज लवर इनका मोस्ट कंट्रोवर्शियल नॉवल रहा है। सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमेन इन लव, कैंगरू, इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। मोस्टली इनका जो टॉपिक रहता है वो लव, ऑब्सीनिटी, सेक्सुअल प्लेजर्स और कॉमन मैन की लाइफ में आने वाले इन प्लेजर्स एंड हाउ दे डील विद इट, उसके बारे में ये शो करते हैं। तो ये इनके जो वर्क्स हैं, सन्स एंड लवर्स, रेनबो, कांगरू, द प्लूम्ड सर्वेंट, इन सब की डेट्स यहाँ पे दी हुई है, थोड़ी थोड़ी सेटिंग दी हुई है। आप पढ़ लेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। अगेन आपके सामने ऐसे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं, विच इज क्रोम येलो, सन्स एंड लवर्स, मिसेस डैलोवे, अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। यू हैव टू बी श्योर कि एक राइटर के सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको एंड डेट लर्न करनी पड़ेगी। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके ही काम आपसे पूछे जाते हैं या फिर मिसमैच करते हुए खूब सारे मॉडर्न राइटर्स को आपके सामने रखा जाएगा और फिर आपको क्रोनोलॉजी में लगाने को बोला जाएगा। तो सन्स एंड लवर्स हम लोग ने ऑलरेडी देखा कि 1913 में ये नॉवल आई थी। आपके डीएच लॉरेंस का ये इंपॉर्टेंट वर्क है। पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, जेम्स जॉयस का 1916 में आया था। क्रोम येलो हमारे एल्डस हक्सली, एक राइटर आ जाते हैं, मॉडर्निस्ट राइटर्स हैं, इनके बारे में अभी हम देखेंगे। मिसेस डैलोवे वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है। एल्डस हक्सली के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। ये भी हमारे एक राइटर और एक फिलोसोफर है। ये नॉन फिक्शन वर्क्स ज्यादातर लिखा करते थे और एसेज लिखा करते थे। ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज डोर्स ऑफ परसेप्शन, जो कि एक ड्रग को खाने के बाद जो साइकेडेलिक इफेक्ट आता है, जो हैलुसिनेशन आता है, उसके बेनिफिट्स के बारे में इन्होंने डोर्स ऑफ परसेप्शन के बारे में बताया है। व्हेन आई रेड दिस बुक एंड इफ यू विल रेड दिस बुक एंड अबाउट इट, जब कभी आराम से पढ़ेंगे तो आप इतना ज्यादा ड्रॉन हो जाएंगे कि उस ड्रग के बारे में आपको जानने का मन करेगा। इन्होंने इस तरीके से उसके इफेक्ट्स के बारे में बताया है कि वो उस ड्रग को लेने के बाद, आई हैव सीन हिज डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो, डिस्कवरी पे इसको दिखाया गया था कि उस ड्रग को लेने के बाद
एक्चुअल में आपको दुनिया कितनी रंगीन दिखती है, ये दुनिया के एक्चुअल फीचर्स एंड एक्चुअल व्हाट यू कैन से पिक्चर से आप बाहर निकल जाते हो और आपको दुनिया का सच दिखाई देता है। आप देखते होंगे कि कोई ऐसा आपके आसपास तो नहीं होगा, बट ड्रग जो लेते हैं वो एक अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, तो उनको दुनिया की सच्चाई से कोई मतलब नहीं होता है, उनको अपनी उस दुनिया में मजा आता है। तो ही हैज टॉक्ड एट लेंथ अबाउट दैट इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग इन हिज बुक डोर्स ऑफ परसेप्शन। देन इनका एक अलग वर्क आता है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एंड इनका एक वर्क है आइलैंड, जो कि एक विजन प्रेजेंट करता है डिस्टोपिया एंड यूटोपिया दोनों का साथ में। Okay, so with that we have come to an end of all the important writers and novelists of the modern age. आपको I hope helpful लगा हो, beneficial लगा हो, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारे important writers और उनके works आपको मिल जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो यू डू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये सीरीज आपकी एंड तक चलती रहेगी जब तक हमारी डेट नहीं आ जाती है, एग्जाम नहीं आ जाता है, बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी, बट आई कैन ऑलवेज हेल्प यू विद द रिविजन। एंड ट्रस्ट मी, ये रिविजन करने का तरीका बेटर होता है। इंस्टेड ऑफ सीकिंग डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स, उससे आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जो भी आपको टीचर्स मॉक टेस्ट करा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, वो एक इजी क्वेश्चंस करा रहे हैं अपना कंटेंट अच्छा दिखाने के लिए, या फिर बहुत ही इजी एंड प्ले सेव करने के लिए। आप इन क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे कि कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं एनटीए नेट में, जिसको कोई भी एड्रेस नहीं करता है। बच्चे को सिर्फ कंटेंट के साथ छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि जाओ जाके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, विच इज नॉट अ गुड टेक्निक। पीवाईक्यू के साथ साथ अगर आपको गाइडेंस मिलती है तो आपका जो एग्जाम होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। On that note, I will take your leave and I will meet you in our next video, where I will be dealing the poets or the dramatists of our modern age. So meet you in our next video. Till then, keep preparing, and if you have any problem, you can comment down below and I will always cater to your comments. So that's it for this video. Bye and take care.